दोस्तों, मेरा नाम एसपी भारिल है और आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और बात ये है कि हम क्या करें इस समय में। ये तो निश्चित हो गया है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है और ये बिल्कुल निश्चित है। आपको मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ कि देश की जीडीपी और देश की इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। और आज ही हमारे पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक बाहरी सदस्य बनाया गया है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग हैं। और इस बात के लिए ये कमेटी बनाई गई है कि पूरी दुनिया में जो डिस्टर्बेंस हो रही है किस ढंग से पूरी दुनिया को उठाया जाए। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं और इतनी समस्या चारों ओर चल रही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आपकी, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आपकी अपनी बात। मैं नहीं बात कर रहा हूँ देशी जीडीपी की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ वर्ल्ड बैंक की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ इस दुनिया की, मैं बात कर रहा हूँ आपकी अपनी एक एक व्यक्ति की, जिससे मैं बात कर रहा हूँ। क्या सच में हम इस बात से परेशान नहीं हैं कि अब हम क्या करें? क्या हमें नहीं लगता है कि अब हमारी जॉब में ये भी पॉसिबिलिटीज है कि जॉब में हमारी सैलरी कट हो जाए, ना मिले, भले ही सरकार कुछ भी कहे, कुछ भी बातें होती रहें? क्या हम इस बात से परेशान नहीं हो रहे हैं जो बिजनेसमैन है कि इसके बाद हमारे बिजनेस के क्या हाल होंगे? भले ही हम आत्मा देते रहें, लेकिन समझदारी इस बात की है कि हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसी चीज है जिससे हम रिसेशन प्रूफ हो जाए और हमारे पास एक नया कोई मौका और नया कोई अवसर हमें मिल जाए? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप न्यूज चैनल पर देख रहे हैं, अखबार में आ रहा है कि 52% नौकरियां जाने वाली हैं। लगभग 2.5 करोड़ नौकरियों को खतरा हो जाएगा। जब कोई बिजनेसमैन नहीं कमाएगा तब उनका क्या होगा? लग्जरी चीजें का नुकसान डेफिनेटली होने वाला है। निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। और हम इस बात को समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। पर क्या आप जानते हो, मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं ना, मैं सच बताऊं, कोई व्यक्ति आपको ये बात नहीं कहेगा, कोई व्यक्ति आपको ये बात नहीं समझाएगा, कोई आपको ये बताएगा नहीं कि आप अमीर कैसे बनो, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि सिचुएशन में आप कौन सा बिजनेस ऐसा होगा जिसको आप करें। हाँ, लोग कहेंगे बिजनेस चलेगा, एफएमसीजी का बिल्कुल चलेगा, एफएमसीजी का बिजनेस ही चलेगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल्स आइटम का बिजनेस चलेगा जिनकी जरूरत है। और इस वक्त भी ऐसे ही बिजनेस के लिए असेंशियल माना गया है, चाहे वो सप्लीमेंट्स हों, और ऐसे ही बिजनेस को माना गया है बिजनेस में इम्पॉर्टेंट जो डेली रूटीन की आइटम्स हैं, रूटीन की चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ों को ही माना गया है कि वो असेंशियल सर्विस हैं, जिसे हम एफएमसीजी कहते हैं। और एफएमसीजी का बिजनेस चलेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 नंबर पे कौन सा बिजनेस चलेगा? एफएमसीजी। 2 नंबर पे कौन सा चलेगा? एफएमसीजी। 3 नंबर पे क्या चलेगा? एफएमसीजी। अगर आप टॉप 10 लगाओगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी एफएमसीजी। और हम बात पिछले 20-21 सालों से कहते आ रहे हैं, इस बात को आपको बताते आ रहे हैं कि वो बिजनेस ज़्यादा तेजी से ग्रो करेंगे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल्स आइटम होंगे, वो ही बिजनेस ग्रो करेंगे। लेकिन संकट ये कि वो जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, वो हम करें कैसे उसका बिजनेस? क्या करोगे? फैक्ट्री खोलें? हाँ, फैक्ट्री खोल सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री खोलने के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पैसा चाहिए। फैक्ट्री खोलोगे तो मार्केट कौन करेगा? और अगर हम मार्केट करेंगे तो प्रोडक्ट्स कहाँ से आएगा, दुकान कहाँ से आएगी, इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, हम क्या काम करेंगे? कितने सारे चैलेंजेस हैं। मुंह से बोलना तो सबसे आसान है कि एफएमसीजी कर दो, पर करें कैसे? क्या करें? रोज मेरे पास कोई ना कोई फोन आते हैं, लोग बात करते हैं कैसा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस चलेगा। और मैं कहता हूँ भैया देखो, एफएमसीजी चलेगा। एफएमसीजी वो क्या काम करे? लगा सकते हो फैक्ट्री, इतना इन्वेस्टमेंट है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, हम कॉम्पिटिशन फेस कर पाएंगे। हमारे पास आगे कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हमने कोई 6 महीने और 1 साल के लिए हम कोई बिजनेस की शुरुआत कर दें। जो बिजनेस होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, उसके बाद क्या करेंगे हम? जरा सोचना पड़ेगा हमें कि कौन सा बिजनेस चलेगा और वो बिजनेस हम करेंगे कैसे, उसके लिए किन चीजों की जरूरत होगी। जेपी गौटी ने एक बात कही है कि आपको अगर अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस भी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल्स आइटम का करना पड़ेगा जो असेंशियल है, जिनकी जरूरत है, जो डेली कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन हम वो बात समझते नहीं है। आज भी डीमार्ट ग्रो कर रहा है इस लॉकडाउन पीरियड में। क्यों? वाई? क्योंकि डीमार्ट
कर रहा है डील एक ऐसे प्रोडक्ट्स में जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल आइटम है, जो एसेंशियल है, जिनकी जरूरत है। एक बात और बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग में पैसा नहीं है, पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चर नहीं कमाता है पैसा, पैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पैसा है। जितना पैसा एक डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लोग कमाते हैं, वो पैसा एक मैन्युफैक्चर नहीं कमाता। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट को अगर मैं पकड़ता हूं कि उसके सारे प्रॉफिट और सब कुछ मिला के अगर वो 40 रुपए आती है या 30 रुपए आती है, तो 60 से 70 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में लगता है। हाँ, डेफिनेटली वो एक लोगों में नहीं लगता, वो बढ़ जाता है, पर है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट। आज बिग बाजार और डी मार्ट जैसे जो मेगा स्टोर्स हैं, या हम बात करें तो शॉपर स्टॉप जैसे जो मेगा स्टोर्स हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स उनके पास लाइन लगा के खड़े होते हैं इस बात के लिए कि हमारे प्रोडक्ट्स को ले लो। मैन्युफैक्चरर को दो काम करने पड़ते हैं, एक तो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, दूसरी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाला आदमी है वो सिर्फ मार्केटिंग करता है, वो उसे कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करना पड़ता, उसको एक ही जगह फोकस करना पड़ता है, और वो पैसे बनाता है, कंपटीशन होता है, फिर वो डील करता है। आप मुझे दे रहे हो, कोई नया मैन्युफैक्चरर आता है तो उसे कहता है मुझे उधार में दो, कोई डिमांड ज्यादा आती है किसी आइटम की तो वो ग्राहकों को कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि मार्केट और ग्राहक उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पास है जो फ्रंट लेयर में खड़ा हुआ है, जो एकदम फ्रंट रह के काम कर रहा है, जिसकी कनेक्टिविटी सिर्फ कंज्यूमर के साथ में है। तो आप सोच सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्या रहा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मतलब आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके पास है तो आप जीत जाएंगे, पर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो शायद नहीं जीतेंगे। और आज पिछले 25 सालों में जितने करोड़पति बने हैं, वे सब वो लोग बने हैं जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में काम किया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं और जिन्होंने मार्केट किया है। रिलायंस जैसे लोगों ने रिलायंस फ्रेश खोल दी है, आप सोच सकते हो क्यों। डीमार्ट आज नंबर 1 पोजीशन में जा रहा है, क्यों? आप सोचो तो सही जरा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कौन लोग हैं? जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनके कंट्रोल में, या जो फ्रंट लाइनर्स हैं, वे लोग पैसा बना रहे हैं। चाहे वो सब्जी का व्यापार हो, चाहे वो जूते का व्यापार हो, चाहे वो ब्रेड का व्यापार हो। किसान नहीं बना पा रहा है, लेकिन जो गेहूं को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो पैसे बना रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कि पैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है। दूसरी बात, पहली बात एफएमसीजी में है, दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट हैं तो आप पैसा बनाएंगे। मैं आपको मैं सिचुएशन बता रहा हूं, और मैं वैसा आदमी नहीं हूं जो मैं आपको यहां बड़ी बड़ी भाषण दे दूं, मैं स्पीच दे दूं और आपसे कह दूं कि करो अब जाके। मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूं, फिर सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। और वो व्यक्ति आपको सोल्यूशन बताने के लिए तैयार है। हमारे लाखों लीडर्स तैयार हैं इस बताने के लिए, जिन्होंने आपको लिंक भेजा है, जिनके नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, वो तैयार है ये बात बताने के लिए, क्योंकि हम एक मिशन में हैं। हम लोगों को एजुकेट करने के मिशन में, हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में का हिस्सा बनाने के मिशन में है, हम उनको ये बताने के मिशन में है कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर क्या चीज है। आप समझने की कोशिश करें। तो एफएमसीजी का बिजनेस करना होगा, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत पड़ेगी। अब संकट ये खड़ा होता है कि कोई भी बिजनेस करो, ऐसा कोई बिजनेस आपके पास हो जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत ना हो। तो दूसरा चैलेंज आता है कि नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। हम अगर ऐसे बिजनेस की बात करें जिसमें आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं हो, किसी और का एक्सपीरियंस और नॉलेज आपके काम आए, तो अगर आप कहें कि मेरे पास में समय नहीं है, वैसे ये बात तो बेईमानी है कहना इस वक्त के समय नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में अगर किसी के पास समय नहीं है तो फिर वो अपने आप को धोखा दे रहा है। और मैं बात कह रहा हूं, भगवान ना करे इस पीरियड के बाद फिर आपके पास समय हो लेकिन होगा। तो मैं बात कह रहा हूं ऑथेंटिक, कि अगर आपका अकेला समय काम ना आए, कुछ लोगों का और समय भी आपके साथ जुड़ के अगर काम हो जाए और आप उस समय को बाय कर लो, टाइम बैंक बन जाए, तो कैसा हो। क्या बहाने हो सकते हैं आपके पास इसके अलावा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये है और हो सकता है। हम आपके साथ हैं, हम आपको बता रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आपको लिंक भेजा है वो इस चीज का मास्टर है, वो इस चीज का उसके पास नॉलेज है, वो इस बात के लिए ऑथेंटिक है, वो सक्सेसफुल है, वो ग्रो कर रहा है। सच बताऊं, कल का दिन 10 तारीख मेरे लिए बहुत इमोशनल डे था। पता है क्यों? मैंने 21 साल पहले 18 अप्रैल 1999 को मैं इस इंडस्ट्री में आया।
और 21 साल पहले जब मैंने शुरुआत की इस बिजनेस की, तो इसलिए की थी कि इस बिजनेस में एक रेजिडुअल इनकम होगी, इस बिजनेस में एक रॉयल्टी इनकम होगी, इसलिए मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। और ये पीरियड आपको पता है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, पूरी दुनिया के कोई बिजनेस काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास इनकम नहीं है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और देश की आर्थिक स्थिति संकट में है। लेकिन मैं बहुत खुश रहा और बहुत भावुक हुआ इस बात से कि मैंने 21 साल पहले जो निर्णय किया था इस इंडस्ट्री में आने का, वो पूरा हो रहा है, वो सपना पूरा हुआ। इस 10 तारीख को हमारे लोगों के घरों में पैसा आया। मुझे व्यक्ति का फोन आया कि भैया पिछले महीने मेरे चेक आया था, मेरे पास 35,000 और इस महीने आया 75,000। लॉकडाउन पीरियड में इनकम बढ़ गई है डबल। मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया, भैया मेरी टीम में एक डॉक्टर हैं, उनकी क्लिनिक बंद है। क्योंकि वो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, उनकी क्लिनिक बंद है, उनके पास में किराया चालू है, कंपाउंडर को पैसा चालू है, सारी इनकम बंद हो गई है, लेकिन इस बिजनेस से उनके घर में 25,000 रुपये आए। माय गुडनेस, क्या क्या बताऊं मैं आपको। मैं कितने उदाहरण जिनके घर में 5,000, 10,000, 25,000 रुपये आ रहे हैं। एक मेरे पास बहन का फोन आया कि भैया मेरे पास जॉब चली गई, मेरे पास नौकरी उसी दिन जिस दिन से लॉकडाउन हुआ मेरी नौकरी छिन गई, लेकिन चूंकि मैं थैंक गॉड मैं वेस्टीज में थी, मैं आपके साथ थी, मैं विनिंग टीम का हिस्सा हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, तो मेरे घर में इस महीने 20,000 रुपये आए। आप सोच सकते हो ये चीज कितनी बड़ी बात है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनके घर में छोटा छोटा सा पैसा आया। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो जिनके घर में बाकी सब जगह से रास्ते बंद हो गए और सिर्फ एक रास्ता चालू रहा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके घर में 1 लाख आया, 5 लाख आए, 10 लाख आए, 15 लाख आए, 20 लाख आए, 50 लाख में महीने के आए। उनकी इनकम कम नहीं हुई, उनकी इनकम बढ़ती हुई आई। लगभग पिछले महीने 10 महीने लोगों की इनकम ऑलमोस्ट 10 से 25-30% के बीच में एवरेज बढ़ी, कुछ लोगों की तो 100% भी बढ़ी इस लॉकडाउन में। पता है क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। क्यों? क्योंकि हम एक डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। क्यों? क्योंकि हम एक एफएमसीजी के बिजनेस में हैं। क्यों? क्योंकि हम एक एसेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में हैं। क्यों? क्योंकि हम एक डिजिटल बिजनेस में हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ई कॉमर्स बिजनेस में हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस में जिसमें टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट होता है। क्यों? क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बाहरी परिस्थितियों से, क्योंकि हम ऐसे बिजनेस में हैं। अगर आप जानना चाहते हैं बिजनेस क्या है तो बात करिए उस व्यक्ति से जिसने आपको लिंक भेजा है। पूछिए उससे, क्यूरियोसिटी के साथ पूछिए कि यार इस लॉकडाउन पीरियड में आप पैसा बना रहे हो और लोगों के घर में पैसा आ रहा है। यस, लगातार आ रहा है, लोग लगातार पैसा बना रहे हैं। क्यों? कैसे? मैं फिर कह रहा हूं, बात करिए उस व्यक्ति से जिसने आपको लिंक भेजा है। उठाइए फोन इमीडिएट, विदाउट कोई संकोच। और अभी तक आप डायरेक्ट सेलिंग को जो समझते आ रहे हैं हटा दीजिए अपने दिमाग से, वो निश्चित तौर पर गलत है। अगर सच होता तो आप बिजनेस में हमारे साथ होते। मैं एग्रेशन के साथ बोल रहा हूं, पर मैं आपके साथ इसलिए बोल रहा हूं ये बात क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ सकें। हम एक फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं, हम एक फंडामेंटल पे बात कर रहे हैं, और आप जो समझ रहे हैं वो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह हैं। आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज अटकी पड़ी है जिसको आप सही नहीं समझ रहे हैं। आप, मैं सच कहता हूं, मैं 21 साल पहले इंडस्ट्री में आया, मेरा पूरा परिवार इस इंडस्ट्री में है। सर्वज्ञ मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरी बहू, हम सब लोग मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आज हम घर में हैं, लॉकडाउन चल रहा है। इसे कहते हैं रॉयल्टी इनकम, इसे कहते हैं रेजिडुअल इनकम। पर वक्त गया नहीं है, बीता नहीं है। आप अगर इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आप हमारे साथ होंगे। फिर कहीं ये ना कहना, मैंने एक कहानी पढ़ी थी और वो कहानी का राइटर का मैं नाम मेरे दिमाग से स्किप हो गया है। अंग्रेज जो राइटर है, फॉरेनर है उसका राइटर, और उसने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है हु मूव माई चीज। मैं उसका राइटर का नाम देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और आप मिल सकती है वो किताब, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, हु मूव माई चीज। वो राइटर ने एक कहानी लिखी बहुत बड़ी और ज़बरदस्त कहानी लिखी है उसने। और वो राइटर का नाम है, हाँ, उस राइटर का नाम है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। उसने एक कहानी लिखी है
कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे साथ घट जाए। उस कहानी किताब का नाम है हु मूव माई चीज। वो ही कहता है कि दो चूहे थे और जो एक गोदाम में रह रहे थे, वो चीज का गोदाम था। चीज मतलब आप समझ गए ना, ये फॉरेनर की कहानी है कि वो चीज की बात करते हैं और आप हिंदुस्तान में उसे गेहूं समझ सकते हो कि गेहूं के गोदाम में थे, लेकिन मैं चीज का ही उपयोग करूंगा क्योंकि उसकी ओरिजिनल कहानी है ये। तो गेहूं जो चीज के गोदाम में थे, दोनों चूहे खेलते कूदते, रोज चीज खाते, मस्ती करते, एंजॉय करते और उन्हें कोई फिक्र नहीं थी बाहर की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन चूहों की जगह हमारा नाम लिखा हो? या सोचना आप, अब एक चूहे को लगा कि धीरे धीरे चीज खत्म होता चला जा रहा है, तो हमें कुछ सोचना चाहिए। तो बड़े चूहे ने छोटे चूहे से कहा कि चीज खत्म हो रहा है, तो क्या हमें दूसरे चीज की तरफ देखना चाहिए? तो छोटा चूहा बोला, पागल हो भाई साहब, आप कैसी बातें करते हो, बहुत है, क्या सोचते हैं, अपनों क्या चिंता करने की जरूरत है, अपन कुछ नहीं सोचने वाले, चलन दो, बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो बड़ा चूहा था वो विजनरी था, लीडरशिप थी, उससे आगे का दिखाई देता था, चिंता नहीं थी, लेकिन समय रहते कुछ सोच लेना चाहिए। इसलिए वो रोज सुबह नाश्ता करता, उसके बाद निकल जाता किसी दूसरे चीज के गोदाम को ढूंढने के लिए कि कोई दूसरा चीज का गोदाम मुझे मिल जाए। नहीं मिला, बहुत दिन हो गए, महीने भर हो गया, सुबह जाता, दोपहर में आ जाता, लंच करता उसी चीज का, फिर चला जाता, फिर ढूंढता, फिर वापस शाम को आ जाता, लेकिन टेंशन नहीं थी उसको क्योंकि उसने समय रहते कुछ चीज को सोच लिया। लेकिन छोटा चूहा अपनी मस्ती में था। एक दिन उसे बड़े चूहे को चीज का दूसरा गोदाम मिल गया और ये पैकिंग करके निकल गया, लेकिन छोटा चूहा फिर भी नहीं माना। कौन जाएगा, क्या करेंगे, हम तो ठीक हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़ा चूहा चला गया। बड़ा चूहा नए गोदाम में चला गया, वहां मस्ती से रहने लगा, वहां एंजॉय करने लगा, क्योंकि समय रहते ही उसने अपनी लीडरशिप का उपयोग किया और उसने नया गोदाम ढूंढ लिया। धीरे धीरे पुराना चीज का गोदाम खत्म होने लगा, वहां पर चीज, छोटा चूहा परेशान होने लगा, चीज पूरा खत्म हो गया। छोटा चूहा भूखों मरने लगा, छटपटाने लगा, कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे जाता, कभी चीखता तो चिल्लाता और बार बार जोर जोर से एक ही आवाज लगाता, हु मूव माई चीज, हु मूव माई चीज। मेरा चीज किसने हटाया, मेरे सारे गेहूं किसने हटा दिए। अब वो ब्लेमिंग मोड में आ गया, अब वो ब्लेम करता लोगों को, किसने हटा दिया, किसने हटा दिया। सुनने वाला कौन था? और चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते उसने अपने प्राण दे दिए और बड़ा चूहा नए चीज के गोदाम में एंजॉय कर रहा था। माफ करिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ अनहोनी बात नहीं कहना चाहता हूं, पर कहीं ऐसा ना हो कि आप और मेरी स्थिति भी ऐसी हो जाए कि हम चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते कह दें, हु मूव माई चीज। ये मेरी जॉब किसने हटा दी, ये कोरोना कौन लेके आ गया, ये मेरे बिजनेस सत्यानाश किसने कर दिया, ये जीडीपी डाउन हो गई। फिर कभी आप गालियां दो सरकार को, कभी गालियां दो प्रधानमंत्री को, कभी गालियां दो मुख्यमंत्री को, कभी गालियां दो लोगों को, कभी गालियां दो देश को, समाज को, कभी गालियां दो अपने आप को। कुछ नहीं होगा। समय रहते ही हमें चेतना होगा और सोचना पड़ेगा एज ए लीडर कि समझदार आदमी वही होता है जिस व्यक्ति ने समय रहते हुए अपनी सारी की सारी सिचुएशन को देख लिया, जिसने समझ रहते हुए इस बात को जान लिया कि क्या नीड ऑफ द आवर है, क्या है। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की तब मेरा अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रामानंद सागर के साथ एक पार्टनरशिप थी, और वही वक्त था जब अमिताभ बच्चन का डाउनफॉल आया, और वही समय था जब मेरी उनके साथ पार्टनरशिप हुई और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आया। और उसी वक्त किसी व्यक्ति ने मुझे बिजनेस बताया। मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूं उस व्यक्ति का जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आया। अगर वो इस इंडस्ट्री में लेके नहीं आते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। मैं शुक्रगुजार हूं। एक व्यक्ति हमारे साथ थे, हमारे मित्र रवि जैन और पीसी जैन, जो मेरे लिए पीछे पड़े कि तुम आ जाओ, और मैं उनकी बात नहीं मानी मैंने। फिर उनका एक भतीजा हुआ करता था संजय सेठी, वो मेरे पास आया और मैं उसको कहता था नहीं 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 यार, ये तो अपने काम की चीज नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी कोई अनोखा आदमी नहीं हूं।
लेकिन वो व्यक्ति एक अमेरिका से सुमित और तान्या बहादुर आए थे, उनको मेरे घर ले आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, बॉम्बे चलो एक मीटिंग में और वहाँ से समझ में आ जाएगा। और मैं बॉम्बे गया और ना जाने मुझे वो कहाँ से विजन आ गया, कहाँ से मुझे वो थॉट आ गई और मैं इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा 18 अप्रैल 1999 को। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये समय की मांग है, कहीं ऐसा ना हो कल हमें कह दें और चिल्लाएं, परेशान हो मूव माई चीज और कोरोना को दोष दें उससे होगा क्या? ये वक्त तो निकल जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति तैयार है आपके पास, जिसने आपको ये लिंक भेजा है, वो व्यक्ति है आपके लिए तैयार है, जिसने टाइटल और नंबर आपको दिए यहां पर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप बात करिए, मिलिए उनसे, पूछिए क्या होगा। वो तैयार है हर चीज बताने के लिए, क्योंकि हम सब मिलके कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सीरियस हैं अपने सपनों के लिए, जो सीरियस हैं किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, जो सीरियस हैं किसी एक अच्छी लीडरशिप के लिए, जो सीरियस अपने फ्यूचर के लिए, जो विजनरी हैं। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास में एक विजन है, एक ड्रीम है, जो 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 सीरियस हैं अपनी जिंदगी के लिए। हम ऐसे कुछ लोगों की तलाश कर रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो बात करिए उस व्यक्ति से जिसने आपको ये लिंक भेजा है, बात करिए उस व्यक्ति से जिसकी स्क्रॉल पर स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं वो शायद आपके साथ काम कर रहे हैं। और मेरी बात यहां पूरी होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।